नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं को शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता के विकास विषय के संदर्भ में अब हम पत्रकारिता और साहित्य पर रोशनी डालेंगे। साहित्य और पत्रकारिता का आपस में गहरा संबंध है। प्रत्येक साहित्यकार समसामयिक परिवेश से किसी न किसी रूप में प्रेरणा ग्रहण करता है। इसी प्रकार पत्रकार भी अपने परिवेश से हटकर कार्य नहीं कर सकता। साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं को यदि समाज का दर्पण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र में जो कुछ घटित होता है, हो रहा है या होने वाला है, उसका समस्त लेखा जोखा तत्कालीन साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं में स्पष्टता देखा जा सकता है, क्योंकि साहित्य सृजन और प्रेषणीयता का मेलाधार मानसिक वृत्तियां और जीवन की सहज अनुभूतियां हैं। साहित्य का मूल्य जीवन के मूल्य से अलग नहीं हो सकता तथा साहित्यिक अनुभूतियां जीवन की अनुभूतियों से अलग नहीं हो सकती हैं। शुरुआती दौर में पत्रकारिता और साहित्य एक ही धारा के दो पहलू थे। जो साहित्यकार थे वही पत्रकारिता करते थे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अगर हम थोड़ा सा झांकने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय पूरी की पूरी पत्रकारिता और साहित्य में एक स्पष्ट विभाजन रेखा अगर खींचने की कोई कोशिश करे तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो साहित्यकार थे वही पत्रकार थे, जो पत्रकार थे वो साहित्यकार भी थे। लेकिन आज अगर आज पर हम दृष्टिपात करें थोड़ा मौजूदा समय पर, तो एक ये लक्षण बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि पत्रकारिता और साहित्य ये दोनों अलग अलग विधाओं के रूप में उभरे हैं। ये अलग अलग विधाओं के रूप में चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो साहित्यकार हो वो पत्रकार भी हो, जरूरी नहीं है कि जो पत्रकार हो वो साहित्यकार भी हो, क्योंकि साहित्य अगर हम इसे एक प्रोफेशन के रूप में देखने की कोशिश करें या पत्रकारिता को हम प्रोफेशन के रूप में देखने की कोशिश करें तो दोनों हमें अलग अलग रास्ते पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है आज भी कि जो साहित्यकार हैं वो पत्रकार नहीं हैं या जो पत्रकार हैं वो बिल्कुल साहित्यकार नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जो ओवरलैपिंग पहले थी, एक दूसरे पर जो दोनों की छाया पड़ती दिखाई देती थी शुरू में, वो आज बहुत स्पष्ट अलग अलग रूप में चल रहे हैं। जो साहित्यकार हैं वो अगर पत्रकार हैं तो तब पत्रकार हैं जब वो पत्रकारिता कर रहे होते हैं। जो पत्रकार साहित्यकार हैं वो अलग से साहित्यकार हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं। साहित्य में एक किस्म की गहराई है, साहित्य में एक किस्म का फ्लो है, साहित्य में जीवन मूल्यों के प्रति आग्रह अधिक है। ये सारी चीज़ें पत्रकारिता में भी हैं, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में ये सारी चीज़ें ओझल हो जाती हैं। लेकिन पत्रकारिता को जब हम एक प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, पत्रकारिता को एक पेशे के रूप में देखने की अगर हम कोशिश करें तो ये हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि आज जो लोग पत्रकार हैं वो पत्रकारिता के मूल्यों से ज़्यादा जुड़े हैं, साहित्य के जो इतर मूल्य हैं उनसे कम जुड़े हैं। पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो एक तात्कालिक रूप से कई बार पत्रकारों के सामने एक दबाव होता है, पत्रकारों के सामने खबर लिखने का दबाव होता है। खबर में सिर्फ कई बार तथ्य हो सकते हैं, तथ्य का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि खबर में वो सारे मूल्य भी हों जो साहित्य में होते हैं। तो इस तरह से पत्रकारिता और साहित्य, अगर इन दोनों को हम किसी एक मानक पर तौलने की कोशिश करें
तो दोनों में संबंध तो है, दोनों शब्द की विधाएं हैं, दोनों में सृजन है, दोनों में एक अंतर्निहित मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, एथिक्स है। लेकिन इस सब के बावजूद साहित्य को अगर हम पत्रकारिता बोलने की कोशिश करें तो शायद ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। उसी तरह से पत्रकारिता को अगर पूरी तरह हम साहित्य बताएं तो शायद वह भी ठीक नहीं होगा। आज जो पत्रकार हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पूरी तरह से पत्रकार हों, खबर से उनका वास्ता हो, विश्लेषण से उनका वास्ता हो, इसके अलावा वो उन सारी चीज़ों पत्रकारिता की जो विशेषताएं हैं उनको समझें, पत्रकारिता की जो ज़रूरतें हैं उनको समझें। और इसी तरह से साहित्यकार से ये अपेक्षा होती है कि वो साहित्य की ज़रूरतों को समझें, उसकी गहराई को समझें, जीवन मूल्यों के प्रति आग्रह को समझें। तो दोनों में एक विभाजन रेखा है, लेकिन फिर भी साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के इतने करीब हैं कि यह बहस शायद आगे भी जारी रहेगी कि एक साहित्यकार पत्रकार है या नहीं, या एक पत्रकार साहित्यकार है या नहीं, या दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं या नहीं। लेकिन पत्रकारिता को आज के समय में एक पेशे के रूप में देखना ही उचित होगा, क्योंकि यह पेशा है, अलग पेशा है, अलग मांग है इसकी, अलग इसकी जरूरतें हैं। साहित्य काफी चिंतन के बाद लिखा जाता है, जबकि पत्रकारिता शीघ्रता में। यदि दोनों में कोई मूलभूत अंतर है तो यह कि साहित्य काफी चिंतन और मनन के बाद लिखा जाता है, क्योंकि साहित्यकार के पास पर्याप्त समय होता है, जबकि पत्रकारिता शीघ्रता में लिखा गया साहित्य है। पत्रकार के पास समय का अभाव होता है, उसे किसी भी घटना की सूचना समाज के सामने अतिशीघ्र प्रस्तुत करनी होती है। साहित्य का संबंध जीवन मूल्यों से होता है, जबकि पत्रकारिता व्यवहारिक होती है। पत्रकारिता के इतिहास का अवलोकन करने पर यह बात साफ हो जाती है कि साहित्य के समान इसका भी सीधा संबंध जीवन मूल्यों से होता है। जिन जीवन मूल्यों की स्थापना साहित्यकार साहित्य में करता है, उन्हें पत्रकारिता व्यवहारिक आयाम प्रदान करती है। इस संदर्भ में वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार बालकृष्ण राव लिखते हैं कि यदि पत्रकार और साहित्यकार दोनों ही लेखक हैं, दोनों ही सृजनाकार हैं, दोनों के कार्य किन्हीं ऐसे गुणों की अपेक्षा करते हैं जो दोनों के लिए अपरिहार्य हैं। अनाविल दृष्टि, चिंतन, लेखन में प्रेषणीयता की शक्ति, दोनों देश और काल के आयामों पर अपनी अपनी विशिष्ट परंपराओं के अतिरिक्त उस संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा, उस सामाजिक चेतना प्रवाह से भी संबद्ध है जिससे उन्हें अपनी बात के प्रति निवेदित करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। प्रत्येक पत्रकार अंशतः साहित्यकार भी है और प्रत्येक साहित्यकार अनिवार्यतः पत्रकार भी है। पत्रकारिता और साहित्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे से इतनी निकटता होने के बावजूद दोनों में एक प्रमुख अंतर भी है। साहित्य वर्तमान परिवेश और भावबोध से जुड़े होने के साथ ही शाश्वतता का विशिष्ट गुण रखता है, जबकि पत्रकारिता सिर्फ वर्तमान का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। साहित्य सर्वकालिक होता है, जबकि पत्रकारिता क्षणिक। साहित्य और पत्रकारिता में अंतर स्पष्ट करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारिता में सर्वकालिक बातें नहीं होती हैं, जबकि साहित्य की यह अपनी विशेषता है। परंतु यह तर्क उचित नहीं है। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि क्षेत्र विशेष की कुछ घटनाएं साहित्य की परिधि में ना समाएं, परंतु समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले
अनेक स्तंभों में शाश्वत साहित्य की बातें अवश्य उपलब्ध होती हैं। वैसे भी हमारे देश के जितने भी पत्रकार रहे हैं, पहले वे साहित्यकार थे, तत्पश्चात पत्रकार हुए। उदाहरणार्थ भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाबूराव विष्णु पराडकर, शिव पूजन सहाय, निराला, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पत्रकारिता ने सदैव साहित्य की सेवा की है। पत्रकारिता का मूल लक्षण भावों और विचारों का सटीक एवं व्यापक संप्रेषण है, जो मान हित में हो। साहित्य का भी मुख्य लक्ष्य मानव समाज में एकता एवं भ्रातृत्व की भावना स्थापित करना है। इस संदर्भ में रघुवीर सहाय लिखते हैं कि पत्रकार और साहित्यकार में मैं कोई अंतर नहीं मानता। पत्रकार और साहित्यकार दोनों नए मानव संबंध की तलाश करते हैं। दोनों ही बताना चाहते हैं कि दो मनुष्यों के बीच नया संबंध क्यों बन रहा है। दोनों के उद्देश्य में समानता है, कृतित्व में समानता कमोवेश है। पत्रकार जिन तथ्यों को एकत्र करता है, उनको क्रमबद्ध करते हुए उन्हें परस्पर संबंध से विच्छिन्न नहीं करता, जिससे वे परस्पर जुड़े हुए हों और क्रमबद्ध है। वह केवल उनमें सबसे महत्वपूर्ण को स्थान दे देता है। साहित्य और पत्रकारिता में मूल अंतर शैली का है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्यकार और पत्रकार में मूल अंतर शैली का होता है। साहित्य में शब्द विस्तार अधिक होता है, जबकि पत्रकार अपनी बात को कम से कम शब्दों व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर होता है। तथ्यों की जानकारी जितनी पत्रकार के लिए महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही साहित्यकार के लिए भी। पत्रकार के लिए वही यथार्थ है जो संभव हो चुका हो, तथा साहित्यकार के लिए वह यथार्थ है जो हो चुका हो तथा जो हो सकता है। दोनों ही स्थितियां साहित्यकार के लिए मान्य होती हैं। साहित्यकार बनने की प्रथम सीढ़ी पत्रकारिता ही है। पत्र पत्रिकाएं साहित्य की विधाओं की जन्मदात्री रही हैं। हिंदी पत्रकारिता ने अपने जन्म से हिंदी साहित्य की अथक सेवा की है। कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, संस्मरण, गद्य गीत, रेखाचित्र पुष्पित करने में पत्रकारिता ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। यह सर्वविदित है कि हिंदी के लगभग सभी उन्नायक सर्वप्रथम पत्रकार थे, तत्पश्चात उत्कृष्ट साहित्यकार हुए। इस संदर्भ में अनेक साहित्यकारों के नामों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के शब्दों में समाज के विचारों और साहित्य की समवायिका का ही नाम पत्रकारिता है, जो समाज और साहित्य के इतिहास में अपना एक स्थान तो बना ही लेती है, उसका निर्माण भी करती है। ग्रंथों में समाहित साहित्य के द्वारा जो संभव नहीं है, वह पत्र पत्रिकाओं के साहित्य ने संभव कर दिखलाया है। उदाहरण के तौर पर स्वाधीनता संग्राम में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य ने भारतीय जनमानस में नई चेतना जगाई है, राष्ट्र को दिशा निर्देश दिया है। जैसे यंग इंडिया, हरिजन, आज, कर्मभूमि, सरस्वती, मतवाला, प्रताप, स्वदेश, रणडंका, शंखनाद, चिनगारी, तूफान, चंडिका आदि ने साहित्य के द्वारा देशभक्ति का प्रचार प्रसार किया। कुछ उदाहरण को देखते हैं। हो उथल पुथल अब देश बीच और खौले खून जवानों का, बलि देवी पर बलि चढ़ने को अब चले झुंड मर्दानों का। यह कहना गलत नहीं होगा कि साहित्यकार बनने की प्रथम सीढ़ी पत्रकारिता ही है। शुरुआती दौर में साहित्यकार पत्रकारिता की ओर अपना ध्यान लगाए रहता है। समय समय पर अपनी रचनाएं पत्रों में प्रकाशित कराता है। आलोचना, समालोचना तथा पुरस्कार मिलने पर उसका मनोबल बढ़ता है। फिर उत्साहित होकर वह साहित्य सृजन में लग जाता है और साहित्यकार बन जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश साहित्यकारों में पत्रकारीय प्रतिभा विद्यमान रही है तथा पत्रिकाओं में
साहित्यिक गुणों का समावेश रहा है। दोनों विधाओं में वसुधैव कुटुंबकम एवं सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना की जाती है। मानवता की सेवा करना, सत्य एवं न्याय की स्थापना करना, दासता, शोषण, अनाचार को दूर करके समाज का मार्ग निर्देशन करना आदि। गांधी जी के आदर्शों का प्रतीक आज 5 सितंबर सन 1920 को आज का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना है। इस समाचार पत्र की मूल प्रेरणा तथा जनक बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे तथा इसके प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश थे। बाबू श्री प्रकाश जब आज से अलग हुए तो इसके संपादन का दायित्व पराटकर जी पर आ गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे विद्वानों का सहयोग भी पराटकर जी को मिला। आज के संपादक श्री बाबूराव विष्णु पराटकर ने अपने ओजमयी संपादकीय लेखों द्वारा क्रांतिकारियों, राष्ट्रभक्त नेताओं और पत्रकारों का पथ प्रदर्शन किया। आज के प्रथम अंक के अपने संपादकीय में पराटकर जी ने अपने उद्देश्य की चर्चा करते हुए लिखा, हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सर्व प्रकार से स्वतंत्रता का उपार्जन है। हम हर बात में स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश के गौरव को बढ़ाएं, अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उनको ऐसा बनाएं कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच ना हो। वह अभिमान स्वतंत्रता देवी की उपासना करने से मिलता है। इस प्रकार देश में स्वतंत्रता की अलख जगाते हुए आज ने राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना को अधिक वेगवान बनाया। प्रारंभ में जब आज प्रकाशित हुआ तो उसकी प्रिंट लाइन में संपादक का नाम नहीं छपता था। सन 1922 में जब यह कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया तब प्रथम बार श्री प्रकाश जी का नाम प्रकाशित हुआ। 6 महीने के बाद उनके अवकाश पर चले जाने पर पराटकर जी का नाम प्रायः 5 महीने तक स्थानापन्न संपादक के रूप में प्रकाशित हुआ। छुट्टी से लौटने पर श्री प्रकाश जी ने 2 ही महीने संपादकीय भार संभाला, फिर वे आज के प्रधान व्यवस्थापक हो गए। लगभग 1 वर्ष तक पराटकर जी का नाम स्थानापन्न संपादक के रूप में छपता रहा। सन 1924 से वे आज के संपादक हो गए। 1934 में पंडित कमलापति त्रिपाठी आज के संपादक नियुक्त हुए और पराटकर जी प्रधान संपादक बना दिए गए। यह क्रम अबाध रूप से 23 अगस्त 1942 तक चला। आज का प्रकाशन 24 अगस्त 1942 से स्थगित कर दिया गया। 1 जनवरी 1943 की नई व्यवस्था में जब आज का पुनः प्रकाशन हुआ तो पराटकर जी को विवश होकर अपने पुराने सहयोगियों का साथ देना पड़ा और आज प्रायः 3.5 वर्षों तक उनके सहयोग से वंचित रहा। सन 1947 के अगस्त महीने में आज संचालकों के आग्रह तथा पुराने संबंध के साथ पराटकर जी आज में पुनः प्रधान संपादक होकर आ गए और जीवन के अंत तक 2 जनवरी 1955 तक इस पद पर बने रहे। पराटकर जी ने आज के माध्यम से गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया। गांधी युगीन चेतना इस पत्र के माध्यम से अत्यंत सशक्तता के साथ उभर कर सामने आई। पत्रकार तथा पत्रकारिता का निश्चित उद्देश्य उनके सामने सर्वथा स्पष्ट था। 1925 में वृंदावन में आयोजित 16वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में दिए गए अपने उद्बोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा, हम हिंदी संपादकों का कार्य बहुत कठिन है। गोंददानी और कैंची हमारी सहायता नहीं कर सकती, करती भी है तो बहुत कम। हमारा संबंध केवल उन लोगों से नहीं है जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पाकर भारतीय समाज से एक प्रकार से संबंधों का त्याग कर दिया है। हमारा संबंध प्रत्यक्ष समाज से है और उसका चित्र हम कहीं से चुराकर नहीं ला सकते, वह हमें स्वयं खींचना पड़ेगा। इसमें हम जितनी कुशलता दिखा सकेंगे, जितनी अधिक गहराई में जाएंगे, उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। अंग्रेजी पत्रों की सहायता से सनसनी पैदा करने वाले समाचारों से, चित्र विचित्र आविष्कारों से, बड़े बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले शीर्षकों से कुछ सफलता अवश्य मिलती है, पर मेरा अनुमान है कि इन साधनों का जितना प्रयोग किया जा सकता है हम कर चुके हैं। इससे अधिक सफलता की आशा नहीं की जा सकती। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आंदोलनों में भी हम बहुत लाभ उठा चुके हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, पर इन आंदोलनों से संबंध रखने की आशा अधिक नहीं है। जब तक हम साधारण समाज को नहीं अपनाएंगे और अपने पत्रों को उसका साधारण बिंब न बना सकेंगे, तब तक न हमारी उन्नति होगी
और न हम पवित्र देश सेवा ही कर सकेंगे। पराटकर जी जीवन भर पत्रकारिता के क्षेत्र में मिशन भाव से कार्य करते रहे। उनके परिश्रम और निष्ठा का ही यह परिणाम था कि आज हिंदी पत्रों का मुकुटमणि बन गया था। ठाकुर प्रसाद सिंह के शब्दों में, आज जैसे पत्र तब तक केवल दैनिक पत्र नहीं रह गए थे, वे एक प्रतीक हो गए थे जिनकी ओर लोग दिशा निर्देश के लिए देखने लगे थे। सच्चे अर्थों में वे चौथे राज्य की भूमिका में अवतीर्ण हो गए थे। पराटकर जी ने आज को क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। इस पत्र की तेजस्विता के कारण नमक सत्याग्रह के दौरान आज से 1000 रुपए की जमानत जमा करने को कहा गया। शिव प्रसाद जी ने जमानत जमा नहीं की, अतः पत्र को बंद कर देना पड़ा। आज के प्रकाशन को बंद करके इसके समाचारों को साइक्लो स्टाइल करके छापा जाने लगा। जब तत्कालीन सरकार ने साइक्लो स्टाइल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया तो पराटकर जी ने रणभेड़ी नामक गुप्ता प्रकाशन से पत्र शुरू किया। आज के 15 अप्रैल सन 1930 के एक अंक में पराटकर जी ने लिखा, सबसे अधिक प्रसन्नता की बात तो यह है कि जहां गांधी जी पहले ही विदेशी वस्त्र का बहिष्कार का समर्थन कर रहे हैं, वहां अब मालवीय जी भी नमक कानून तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विदेशी वस्त्र बहिष्कार और मद्यपान निषेध हमारे युद्ध के ये 3 शस्त्र हैं, अथवा यूं कहिए कि यही हमारी पवित्र त्रिशूल है। इस त्रिशूल के आधार से ही हम त्रिपुर पर विजय पा सकते हैं। गैर जिम्मेदार, बहुव्यय, साध्य और दरिद्र दमनकारी यह शासन ही त्रिपुर है। इस त्रिपुर का अंत हमें राष्ट्रीय त्रिशूल से करना है। हमारे त्रिशूल की शक्ति अहिंसा है, उनके शासन का बल पशु बल है। देखें अंत में विजय किसकी होती है। हमारा तो विश्वास है और सारे देश का यही विश्वास है कि यदि हम अपने त्रिशूल का उपयोग कुशलता से कर सकें और उसकी अहिंसा शक्ति की रक्षा प्राण देकर भी करते रहें तो अंत में भारत की ही जीत होगी। कलम और तलवार के धनी पराटकर। इस पत्र के माध्यम से पराटकर जी ने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार किया। बाबूराव विष्णु पराटकर हिंदी भाषा, साहित्य तथा पत्रकारिता के मर्मज्ञ तो थे ही, वे अनुभवी विचारक, प्रखर लेखक, दूरदर्शी संपादक तथा निर्भीक पत्रकार थे। उनके एक हाथ में गीता थी तो दूसरे हाथ में गांडीव। कलम की शक्ति से जहां उन्होंने वैचारिक चेतना जागृत कर राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने का प्रयास किया, वहीं क्रांतिकारियों के साथ रहकर स्वराज्य प्राप्ति के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी क्रियात्मक शक्ति समाचार पत्रों के कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रही, वरन वे स्वयं आज़ादी प्राप्त करने के लिए सिर पर कफन बांधकर निकले। पराटकर जी न सिर्फ आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के प्रतिष्ठापक थे, वरन स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी भी रहे। पत्रकारिता के प्रति पराटकर जी का समर्पण एवं आस्था भाव आज के लिए वरदान साबित हुआ। लगभग 3 दशक तक इस पत्र में कार्य कर उन्होंने पत्रकारिता को नया जीवन दिया, दिशा बोध दिया। युगीन समस्याओं एवं घटनाओं पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि रहती थी तथा अपने संपादकीय, अग्रलेख तथा टिप्पणी में वे समसामयिक घटना चक्र का गहन विश्लेषण करते तथा जनमानस में वैचारिक चिंतन को प्रोत्साहन दे उसे कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते। हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी पराटकर जी ने हिंदी की महान सेवा की। ये इस बात से भलीभांति परिचित थे कि हिंदी ही इस देश की एकता को कायम रखने में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकती है। आज के माध्यम से हिंदी भाषा को उन्होंने अनेक नए शब्द भी प्रदान किए। हिंदी गद्य के विकास तथा उसे शुद्ध करने एवं परिपक्व बनाने में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। उस समय यह भी कहा जाता था कि यदि अंग्रेजी सीखनी है तो लीडर पढ़ो तथा यदि हिंदी सीखनी हो तो आज पढ़ो। पराटकर जी की सूक्ष्म दृष्टि में पत्रकारिता का आदर्श था। समाज के जीवन में जिन प्रश्नों का उचित निर्णय की आवश्यकता होती है और जिन निर्णयों पर समाज का जीवन अंत में निर्भर करता है, उनके बारे में जनता को योग्य जानकारी कराना, उनके संबंध में जनमत का निर्माण और नेतृत्व करना, उस मत को प्रकट करना तथा उससे अधिक से अधिक लाभ जनता को पहुंचाना एक आदर्श पत्रकार का कर्तव्य है। तिलक और पराटकर जी की पत्रकारिता की तुलना करते हुए डॉक्टर M.D. मोदी लिखते हैं,
इस प्रकार पत्रकारिता को लोक शिक्षण और लोक जागृति का सशक्त साधन मानने वाले खेमे के नेता थे लोकमान्य तिलक और उनके अनुयायी रहे बाबूराव विष्णु पराटकर। दोनों की राय में पत्रकारिता एक सेवा का व्रत रहा जो निर्लिप्त और निस्वार्थ भावना से करते रहने पर ही प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है और उसका जनता के साथ शासन पर भी असर पड़ता है। दोनों ने पत्रकारिता को देश सेवा के माध्यम के रूप में अपनाया और स्वतंत्रता देवी की उपासना करते हुए यातनाओं एवं क्लेशों की परवाह नहीं की। पराटकर जी ने अपना पत्रकारिता का जीवन 1906 में हिंदी बंगवासी से प्रारंभ किया था। इस पत्र की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण उनका मन इस पत्र में नहीं रमा। लगभग 6 माह बाद आपने यहाँ त्यागपत्र दे दिया तथा बांग्ला हितवादी के संपादक श्री सखाराम गणेश देवस्कर की प्रेरणा से प्रकाशित हिंदी हितवार्ता का भार संभाला। इस पत्र के संपादन से वे लगभग 4 वर्षों तक जुड़े रहे। सामायिक पत्र पत्रिकाओं में गंभीर राजनीतिक पत्र के रूप में हितवार्ता ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। ठाकुर प्रसाद सिंह ने इसे सर्वथा नई तरह की पत्रकारिता मानते हुए पराटकर जी के शब्दों को उद्धृत किया है। उस समय तक हिंदी के पत्रों में राजनीतिक चर्चा की अपेक्षा साहित्यिक लेखादि प्रकाशित करने की परंपरा थी। विरोधियों पर व्यंग्यादि छीटाकशी प्रायः मिलती। पत्रकारी क्षेत्र बहुत सीमित था। खबरों की क्या थी, किसी का लोटा चोरी हो गया, किसी की जेब कटी, साप्ताहिक ही चलते थे। मैंने हितवार्ता को राजनीतिक प्रधान पत्र बनाने का प्रयत्न किया। उस समय हिंदी पत्रों की परंपरा में यह नया प्रयोग था। 4 वर्षों के उपरांत पराटकर जी भारत मित्र में संयुक्त संपादक के रूप में कार्य करने लगे। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के साथ इस पत्र में कार्य करते हुए पराटकर जी ने कठोर परिश्रम तथा निष्ठा के साथ भारत मित्र को अपार ख्याति दिलाई। पराटकर जी मार्च 1938 में कुछ समय के लिए महिलाओं की पत्रिका कमला से भी संबद्ध रहे। बनारस से ही प्रकाशित इस पत्रिका के माध्यम से नारी जाति के जागरण एवं उत्थान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इस मासिक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान पंडित गंगानाथ झा की यह उक्ति प्रकाशित होती थी, कमला विमला भ्रया दारे संस्कार संस्कृता सफला सत्कुलीनाना धर्म कल्याणे लक्षणे। कमला का उद्देश्य था महिलाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति आदर उत्पन्न करते हुए अन्य विश्वासों और कुसंस्कारों का नाश करके उन्हें आदर्श माता, आदर्श भगिनी और आदर्श पत्नी बनाना। कालांतर में कुछ समय के लिए पराटकर जी संसार दैनिक के भी संपादक रहे। संसार में उनके सहयोगियों में से अधिकांश आज के ही व्यक्ति थे जो आज के 1942 में प्रकाशन के स्थगित होने पर उसे छोड़कर इस पत्र में संसार में आ गए थे। उन्हीं के अनुरोध पर पराटकर जी ने संसार का संपादन भार ग्रहण करना स्वीकार किया था। अब तक हमने पत्रकारिता और साहित्य के जिन बिंदुओं पर बात की, वे बिंदु इस प्रकार हैं। साहित्य और पत्रकारिता का आपस में गहरा संबंध है। साहित्य काफी चिंतन के बाद लिखा जाता है, जबकि पत्रकारिता शीघ्रता में। साहित्य का संबंध जीवन मूल्यों से होता है, जबकि पत्रकारिता व्यवहारिक होती है। साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य सर्वकालिक होता है, जबकि पत्रकारिता क्षणिक। पत्रकारिता ने सदैव साहित्य की सेवा की है। साहित्य और पत्रकारिता में मूल अंतर शैली का है। साहित्यकार बनने की प्रथम सीढ़ी पत्रकारिता ही है। इसी के साथ हमारा आपके साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपके सुझाव और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।